सर मेरा नाम आभा है। मेरा जन्म सोनभद्र उत्तर प्रदेश में हुआ है। मैंने अपनी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय नगर सोनभद्र से की है। उसके बाद मैंने IIT इलाहाबाद से BTech किया कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद सर मैं अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ कार्यरत हूँ। मेरी हॉबीज हैं सर, खाली समय में गाने सुनती हूँ, गाने गाना मुझे पसंद है, कुकिंग का शौक है सर, और खुद को फिट रखने के लिए मैं कई बार बैडमिंटन खेलती हूँ और डांस भी करती हूँ और खुद को फिट रखती हूँ। सर सोनभद्र को एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ओके, बहुत विस्तृत आपका दायरा है। सबसे पहले बताइए सोनभद्र चर्चे में था क्यों? वो बड़ा पावर प्लांट है सर। तो सर अभी ऐसे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, तो वहाँ पे हाइड्रो पावर स्टेशन को भी लगाने की पावर प्लांट है सर। तो सर अभी ऐसे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट माइंस हैं, लेकिन अभी वहाँ से इस तरीके से उत्खनन नहीं, मतलब पावर स्टेशन को भी लगाने की। क्या सोनभद्र में किसी तरह का गोल्ड माइंस भी पाया गया? हाँ सर, गोल्ड माइंस हैं, लेकिन अभी वहाँ से इस तरीके से उत्खनन नहीं, मतलब उसकी क्या कैपेसिटी एस्टिमेटेड? ओके, आपका हॉबी सर जो आज करके चल रहे हैं, और सर बाकी स्कूल में मैंने फॉल्क सॉन्ग्स में भी पार्टिसिपेट किया हुआ है, और अभी इधर भी कुछ अपने लोकल आर्टिस्ट के भी गाने सुने, जैसे मानसी अवस्थी जी के और शारदा सिन्हा जी के गाने सुने हैं। ओके, आप कुकिंग भी करते हैं, किस तरह की कुकिंग? नेचुरल कुक या फोर्स कुक? मैं सर नेचुरल कुक करती हूँ प्लस फोर्स कुक नहीं सर, लेकिन एक्सपेरिमेंट करना मुझे पसंद है। जैसे नई नई चीज़ों को एक दूसरे के साथ मिलाना, या मेरी सोच के हिसाब से कि मुझे किस तरीके से मसालों में एक तालमेल बिठाना है, या क्या इंग्रेडिएंट्स नए ऐड करने हैं। आजकल के हिसाब से भी सर जो नई डिशेज आई हैं उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं अपने भारतीय कुकिंग में। ओके, प्रेजेंटली आप जो है प्रोसेसिंग ऑफिसर हैं एसोसिएटेड विद SBI। लोन के लिए स्पेशलाइजेशन आपका है। तो एक वर्ड आपने सुना होगा, क्रेडिट वर्दिनेस, सुना है? लोन देने से पहले आप किन किन चीजों का ख्याल रखते हैं, किन किन चीजों को देखते हैं? लगता है सर कि KYC कंप्लीट हो, कोई भी इम्पर्सोनेशन के चांसेस ना आए सर, और बाकी उसमें आप देखते हैं सर कि उनका वेंचर क्या है, क्या काम का उनका एक्सपर्टीज है, या कैसे वो अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, तो उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। रिस्क फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर रिस्क फैक्टर को इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि उनका कितना स्टॉक है, उनकी कितनी इन्वेंट्री है, क्या उनका वर्किंग साइकिल है, कैसे उनका जितना वो बिजनेस में पैसे लगा रहे हैं वो कितने दिन में उनको टर्न आउट होकर के मिल जाता है, उस हिसाब से उनकी सर कैपेसिटी हम लोग क्या लोन्स वाला फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं? जी सर, फील्ड विजिट पे जाते हैं। एंड व्हाट अबाउट द क्रेडिट स्कोर? लोन्स वाला फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं? जी सर, फील्ड विजिट पे जाते हैं। एंड व्हाट अबाउट द क्रेडिट स्कोर? हाँ सर, क्रेडिट स्कोर भी क्रॉस कर रहे हैं, उसके बाद हम फील्ड विजिट करके देखते हैं कि वहाँ पे क्या स्टॉक लेवल मेंटेन है, कितने उनके पास वर्कर हैं, क्या वर्किंग साइकिल है, उनकी इन्वेंटरीज को देखते हैं, उनके बिल्स को चेक करते हैं, जैसे GST बिल, ई-वे बिल, ये सब। क्रेडिट स्कोर का रेंज क्या है? सर ये सारी चीज़ों के लिए अलग अलग है, जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं कि 500 से ऊपर का अगर सिबिल स्कोर है तो मुद्रा में हम लोग लोन दे सकते हैं। अगर 560 के नीचे का सिबिल स्कोर है और प्लस कोई सेटलमेंट है अगर उनके अकाउंट में, कभी कोई लोन करा के और सेटलमेंट के थ्रू प्रोसेस की है, तो उसको बैंक साफ साफ मना करते हैं। क्रेडिट कभी कोई लोन करा के और सेटलमेंट के थ्रू प्रोसेस की है, तो उसको बैंक साफ साफ मना करते हैं। क्रेडिट क्या होता है मैम? क्रेडिट है लोन को एक क्रेडिट बैंकिंग के रूप में आप डिफाइन कीजिए। क्रेडिट होता क्या है? बैंक की भी क्रेडिट होती है, किसी कंपनी की भी क्रेडिट होती है, किसी व्यक्ति का भी सिविल स्कोर उसकी क्रेडिट पर ही डिपेंड होता है। ये क्रेडिट है क्या? सही से चला रहे हैं अपना लोन, टाइमली रिपेमेंट कर रहे हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं कि नहीं, इस तरीके से हम क्रेडिट सही से चला रहे हैं अपना लोन, टाइमली रिपेमेंट कर रहे हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं कि नहीं, इस तरीके से क्रेडिट वैसे भी कह सकते हो कि जो लोन है उसको वापस देने की कैपेसिटी सही समय उसे मुद्रा में जो बारोबार है उनकी कैटेगरी बताइए और बताइए। से मुद्रा की 3 कैटेगरी है, शिशु कैटेगरी है, शिशु 1000 और सर्फ में शिशु में तो 50 लाख रिक्वायरमेंट्स
किशोर उसके बाद हमारा किशोर सॉरी हाँ किशोर शिशु के बाद किशोर है सर, उसमें हम लोग कहते हैं 2 लाख का क्रेडिट देता है, और उसके तरुण में हम लोग का गेट है 2 लाख से 10 लाख का भाई, और अभी इसको उसके गवर्नमेंट ने बढ़ा उसके 20 लाख को प्रोविजन किया इसको, तो उसको तरुण प्लस की कैपिटल अच्छा प्रेजेंट। ओके, बैंकिंग से जुड़े हुए हैं जी तो एक्सटर्नल बेंचमार्क के सर आगे हमारे यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बिठाती है और वो ये देखना चाहती है कि हमारे इस देश में इन्फ्लेशन कैसा है, तो एक इन्फ्लेशन को सेट करने के लिए वो अपने रेपो रेट और रेट को बढ़ाती है घटाती है कि कैसे हम अपने कंट्री में इन्फ्लेशन को 4+-2 की रेंज में रख सकें। रेपो रेट मैम रेपो रेट ये है कि जिस दर पर बैंक आरबीआई से लोन लेती है उसको किस तरीके किस तरह के लोन, बैंक तो बैंक रेट में भी लोन लेता है आरबीआई से, बैंक रेपो रेट और बैंक रेट में फिर अंतर हो जाएगा। रेपो रेट में ये बैंक रेट में ये अंतर है कि बैंक रेट हमें बहुत ही अचानक से लोन चाहिए होता है जब बैंक को, तो एमएसएफ रेट पे होता है, बैंक रेट में लॉन्ग टर्म के लोन लेते हैं सभी बैंक आरबीआई से, और शॉर्ट टर्म के जितने भी लोन होते हैं वो सारे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आरबीआई बैंक से क्यों लेगा? मैम की जो आरबीआई है सर वो मैम बैंक गवर्नमेंट को भी फंड करते हैं, तो जब कभी उनके पास गवर्नमेंट फंडिंग के बाद में जब एक शॉर्टेज होता है तो वो बैंक से भी आरबीआई लिक्विडिटी कम करने के लिए बैंकों से पैसा लेता है, रिवर्स रेपो रेट है ना। नहीं तो आरबीआई को कभी पैसे की जरूरत नहीं होती, वो तो मुद्रास्फीति को इन्फ्लेशन को बैलेंस करने के लिए सभी जितना भी मुद्रा है मार्केट से उठाने का प्रयास करता है, उसी समय वो रिवर्स रेपो रेट पर बैंकों से पैसा लेता है, इसको हम क्या देते हैं ऐसे ला रखा है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है जो सभी बैंक्स को एक मिनिमम अमाउंट आरबीआई के साथ में जमा रखना होता है, साथ में जमा रखना होता है, एग्जैक्ट आरबीआई के पास रखना होता है या फिर खुद अपने पास रखना। एक 3 कारण बताइए जिस वजह से हम आपको सिलेक्ट सर मेरा जन्म सोना नहीं, मैंने पूछा कोई 3 कारण बताइए जिससे हम आपको सिलेक्ट करें। मैं पिछले 10 साल से स्टेट बैंक के साथ कर रही हूँ, मैंने बहुत सी जगह पे सर्व किया है और मैं यूपी की जानकारी रखती हूँ। मुझे लगता है कि मैं लोगों के साथ पहले की जगह पे जुड़ चुकी हूँ, मुझे पता है कि उनकी आवश्यकताएं किस तरीके से हैं और गवर्नमेंट उसको किस तरीके से और गवर्नमेंट के स्कीम्स के माध्यम से मैं कैसे जनहित तक पहुँच सकती हूँ। इस वजह से मेरे वास्ट तो एक कारण आपने कहा कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, तो क्या सारे बैंकर्स को हम सेलेक्ट करने पब्लिक सर्विस बनाते हैं? बैंकर होना क्या आपको लगता है कि पात्रता है पब्लिक सर्विस में? नहीं सर कोई बाध्यता नहीं, नहीं पात्रता नहीं सर एलिजिबिलिटी सर ऐसा बैंकिंग कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, लेकिन हमें एक इससे जनता से जुड़ने का ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस प्राप्त होता है सर। हम जनता से जुड़ने का तो सबसे अच्छा तरीका है कि बिना किसी जॉब के हम पॉलिटिक्स में आ जाए, सबसे अच्छा सर्विस है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि एक पब्लिक सर्वेंट के रूप में आप अच्छा काम कर पाएंगे, देश की सेवा कर पाएंगे, राज्य की सेवा कर पाएंगे? सर देश की सेवा तो मैं अभी भी कर रही हूँ, बस मेरा दायरा थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अभी जैसे मैं सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर में ही हेल्प कर पाती हूँ, लेकिन फिर मैं सामाजिक आर्थिक तरीके से जन तक पहुँच पाऊंगी, इसलिए मैं एक होता है अंडर परफॉर्मेंस और एक होता है नॉन परफॉर्मेंस, सुना है आपने? इसे कैसे देखते हैं, दोनों क्या है? दोनों ही तरह से अंडर परफॉर्मेंस ये हो गया कि हम जितनी हमारी क्षमता है उससे कम परफॉर्म कर पा रहे हैं, और नॉन परफॉर्मेंस हो गया सर बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं करना, बिल्कुल ही। ऐसा देखा गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोग ऑनेस्ट हैं, डिलिजेंट हैं, पंक्चुअल भी हैं, डिसिप्लिन भी हैं, फिर भी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन का वो अच्छा नहीं है। और जिसे सेकंड एआरसी ने जो कि कहा बहुत सारे सजेशन, जिसमें से सजेशन है अंडर परफॉर्मेंस, और जिसे इक्विवेलेंट माना गया करप्शन। तो ऐसा क्यों होता है कि सारे लोग ऑनेस्ट हैं, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हमको कहते हैं ना, बचपन से कहते हैं, आप बच्चों को सिखाते हैं, हम सब सीखते हैं कि परिश्रम करोगे तो कर्म ही पूजा है, लेकिन एक लाइन है कि सारे लोग ऑनेस्ट हैं, डिलिजेंट हैं, सिंसियर हैं, पंक्चुअल भी हैं, फिर भी ओवरऑल परफॉर्मेंस है ऑर्गेनाइजेशन का वो अच्छा नहीं है। तो इसके क्या कारण है और इसका क्या सॉल्यूशन है?
गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में कई बार आने के बाद लोग एक तरह से टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं अपनी पोजीशन को, अपने पावर को, और उनको लगता है कि एक बार नौकरी मिल गई तो हमें क्या ही करना है, सैलरी तो मिल ही रही है। तो उस मानसिकता को सर थोड़ा सा तोड़ने की जरूरत है। तो मैंने कहा ना कि डिसिप्लिन भी है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो फिर डिसिप्लिन कैसे होगा? अगर वो अपनी पोजीशन को टेकन फॉर ग्रांटेड ले गए तो फिर डिसिप्लिन कैसे होगा? मैं तो कह रहा हूँ कि डिसिप्लिन भी है, पंक्चुअल भी है, सिंसियर भी है और ऑनेस्ट भी है। फिर भी देखा गया है कि परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए, और इसको करप्शन के कैटेगरी में रखा गया है। तो उसके पीछे कारण क्या है और इसका सोल्यूशन? कई बार अपने पावर्स और फंक्शंस को डिस्प्ले नहीं करना भी करप्शन है, जैसे आप बोल रहे हैं सर कि नॉन परफॉर्मेंस करप्शन है। तो वही है कि सर हमें अपने कर्तव्यों को का पालन करना है। जो भी चीज़ हमारी ड्यूटीज हैं, जो भी हमें नियत ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी मिली है, उन्हें हमें पालन करना है। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सर कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव भी देने चाहिए गवर्नमेंट को, या जिस भी इंस्टीट्यूशन में है उनके परफॉर्मेंस को जज करना चाहिए KRI के माध्यम से, या एक सेट टारगेट देने के माध्यम से, जिससे हम अपने जो परफॉर्मेंस है ऑर्गेनाइजेशन का वो बढ़ा सकें। कभी आपने ये सुना है कि डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशनल इनर्शिया टर्म सुना है? मोरल इनर्शिया सुना है? मोरल इनर्शिया सुना है? हिंदी में जड़ता कहते हैं उसको, नैतिक जड़ता। और उसमें अगर मैं इंस्टीट्यूट मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूं तो उसे कहेंगे ऑर्गेनाइजेशनल इनर्शिया। उसके पीछे कारण देखा गया है कि बहुत सारे लोग राइट डिसीजन लेते हैं लेकिन राइट एक्शन में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते, ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते। तो इससे क्या होगा? इससे परफॉर्मेंस अच्छा होगा या खराब होगा? सर परफॉर्मेंस तो वही रुक जाएगा, जो कोई एक्शन लेंगे ही नहीं, तो वही है कि हमारा इंस्टीट्यूशन वर्क के वही रह जाएगा। इसी को कहते हैं अंडर परफॉर्मेंस।